हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुनाचल ज्योग्राफी सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हिमालय से रिलेटेड है। आई नो हमने इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं हिमालय से रिलेटेड, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम कह सकते हैं कि नेवर एंडिंग टॉपिक है। काफ़ी सारी फैक्ट्स, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी थ्योरीज इसमें है जो जानना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे ज्योग्राफी को समझने के लिए, स्पेशली इंडिया की पूरी जो फिजियोग्राफी है उसे समझने के लिए, राइट। तो आज जो टॉपिक है वो ग्रेट हिमालय जैसा नहीं है, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि हिमालयाज में है, जहां से कई बार 3 मार्कर्स 6 मार्कर्स पूछे गए हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करिवास के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज पर भी हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले करिवास को समझने से पहले हमें बेसिक समझना होगा कि कश्मीर वैली क्या है और वैली फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कब हुआ, राइट। तो 2 ओपन वैलीज हैं जो कि ग्रेट हिमालयाज और लेजर हिमालयाज के बीच में डेवलप हुई थी, जिनका नाम है कश्मीर वैली एंड काठमांडू वैली। रिमेंबर, कश्मीर वैली एंड काठमांडू वैली। जो वैली ऑफ कश्मीर और काठमांडू है ये क्रिएट हुई सेडिमेंटेशन ऑफ लेक्स की वजह से। यानी एक समय ऐसा था जब वहां पर लेक हुआ करता था, लेकिन जब वो लेक का वाटर ड्रेन हो गया और डिपोजिशन सिर्फ रह गया, सेडिमेंट सिर्फ वहां पर रह गए, तो वो वैलीज जो है लैक ऑफ वाटर क्रिएट हुआ, मीन्स वहां से पानी खत्म हो गया, लेकिन वो वैलीज बाद में काफी फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई, राइट। द डल एंड वुलर लेक ऑफ कश्मीर आर इट्स एविडेंसेस, यानी आज भी उन लेक्स के जो रिमेन्स हैं वो हम डल लेक और वुलर लेक के फॉर्म में देख सकते हैं, जो अभी भी सिकुड़ते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। यानी इन फ्यूचर ये भी एक करिवास के फॉर्म में, किसी नई तरीके की वैली के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं जब इनका वाटर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। The valley of Lahore and Spiti and Kullu are between the Great and the Lesser Himalayas. These are small meadows found on the slopes of Lesser Himalayas, जिन्हें मर्ग कहा जाता है कश्मीर में, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टेनमेरी है, और बुग्याल पयार कहा जाता है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बुग्याल और पयार क्या है। ये एक तरीके से मर्ग है, यानी वैली के रेमनेंट्स हैं। वैली की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अलग अलग नाम दिया गया। कहीं पर करिवास कहा गया, कहीं पर बुग्याल पयार कहा गया, कहीं पर मर्ग कहा गया, जो कि छोटे छोटे मिडोज बने हुए हैं, काफी फर्टाइल लैंड बने हुए हैं। मिडोज मतलब होता है छोटी छोटी घास जो कि ठंडे एरियाज में हमें देखने को मिलती है, राइट। तो करिवास क्या होते हैं, काफी सुना है आपने, 3 मार्कर्स में कई बार आया है एग्जाम में। करिवा एक तरीके से लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं। लेकेस्ट्रीन मतलब लेक के जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, जहां पर उन्हें हम लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट बोलते हैं, इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड इन भदरवा वैली ऑफ जम्मू डिवीजन, राइट। तो करिवास कहां पर है, आपको लोकेशन समझ में आ गई। दे आर फ्लैट टॉप्ड माउंट्स, माउंट्स यानी कि टीले की तरह बन गए हैं, जिनके टॉप फ्लैट है एक तरीके से, इन द दैट बॉर्डर द कश्मीर वैली ऑन बोथ द साइड्स। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स हैव अ पेन। हाँ, मान लीजिए ये एक फ्लैट एरिया था, राइट। यहाँ पर कभी अचानक से एक फॉल्ट हुआ, फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, इस तरीके से एक पतली सी नैरो वैली बन जाएगी। तो यहाँ तो ये वैली बन गई, और वैली के आसपास का एरिया कैसा होगा, फ्लैट माउंट्स हमें नजर आएंगे छोटे छोटे से, राइट, इस तरीके से। अब वो कितनी डीप वैली बनी है उस पर डिपेंड करता है कि माउंट्स किस तरीके के हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें फ्लैट टॉप्ड माउंट नजर आते हैं कश्मीर वैली के दोनों साइड। और यहाँ जब कोई भी फॉल्ट बनता है तो वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस जगह पे सबमर्ज हो जाते हैं, एक तरीके से उसमें फंस जाते हैं, ड्रोन हो जाते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे सेडिमेंट्स भी मिलते हैं, फॉसिल्स भी मिलते हैं हमें मैमल्स के, और कई जगह पर पीट यानी कोल की एक वैरायटी है पीट, वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि फॉसिल्स अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल और पेट्रोलियम में, राइट। ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखेंगे, करेवा फॉर्मेशन इस जगह पे होता है, राइट, ग्रेट हिमालयाज और लेजर हिमालयाज के बीच का जो पार्ट है, क्योंकि एक समय में ग्रेटर हिमालयाज तरीके से बनना स्टार्ट हुए होंगे, फिर कुछ समय बाद लेजर हिमालयाज बनना शुरू हुए, इस तरीके से कंटिन्यूस रेंज बनी। तो बीच में जो गैप है, जैसे एक हिमालय ये बन गया, दूसरा हिमालय ये बना, तो बीच में जो सिंक्लाइन है
जो वैली है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वही है करेवास। राइट, आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में हमने समझा। जब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं तो एंटीक्लाइन बनते हैं और सिंक्लाइन बनते हैं। ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है, तो जो वैलीज है वो सिंक्लाइन में डेवलप हो जाती है। राइट, किस तरीके से करेवास का फॉर्मेशन हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। प्लीस्टोसीन पीरियड, यानी जब प्लीस्टोसीन आइसेस था लगभग 1 मिलियन ईयर अगो, जो एंटायर वैली ऑफ कश्मीर थी वो पानी के अंदर थी। वहां पर पानी पानी था। राइट, बड़े बड़े लेक्स थे, पानी पानी था वहां पर। लेकिन जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, धरती के अंदर से जो फोर्स लग रहे थे, क्योंकि उस समय हिमालय कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन स्टेज में थे, तो अंदर से काफी हलचल मच रही थी, फोल्डिंग हो रही थी, कई सारे सचर जोन्स क्रिएट हो रहे थे। तो उस समय एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बारामूला गॉर्ज बना। बारामूला जब गॉर्ज बना तो जो लेक था, जो वैली में जो लेक था, वो पूरी तरीके से उस गॉर्ज में ड्रेन हो गया। गॉर्ज क्या होता है, वही चीज होती है, वैली जो होती है उसी का बड़ा रूप हम गॉर्ज कह सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक गॉर्ज है, यहाँ पर ये पहले जो फ्लैट टॉप से किसी समय में जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे, अब वो कनेक्टेड ना होके एक फॉल्ट बन गया और जिसमें नदी बहने लगी। तो जब उस वैली में, उस फॉल्ट में कोई रिवर फ्लो करने लगती है तो हम उसे गॉर्ज कहते हैं। तो बारामूला गॉर्ज बना इस तरीके से। ये देखिए, ये बारामूला गॉर्ज की ही एक इमेज है, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ पे फॉल्स देखने को मिलते हैं, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है। राइट, तो ये जो बारामूला गॉर्ज है, इसमें लेक का पूरा पानी ड्रेन हो गया, कश्मीर लेक का, वैली ऑफ कश्मीर में जो लेक्स थे उसका पानी। तो वहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्स बचे, यानी लेक के जो सेडिमेंट्स हैं वो बस वहां पर रह गए, जिन्हें हमने लैक्रेस्ट्रियन डिपॉजिट्स कहा। और वही डिपॉजिट्स जो कि काफी फर्टाइल थे, क्योंकि रिवर के डिपॉजिट्स हो, सेडिमेंट्स हो या फिर लेक के हो, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। उन्हीं जो डिपॉजिट से जो एक प्लेन रीजन डेवलप हो गया उसे हमने करेवास कहा, जिनकी थिकनेस लगभग 1400 मीटर है, यानी इतने ज्यादा थिक सेडिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं। इनफैक्ट करेवास है भी एलिवेटेड, धीरे धीरे वो उठ भी गए, एलिवेट भी हुए, क्योंकि अंदर से एंटीजेनेटिक फोर्सेस आज भी लग रहे हैं। दूसरा, जो डिपॉजिट्स हैं उनकी थिकनेस भी बढ़ती जाती है और ज्यादा डिपॉजिशन होने की वजह से, एंड रिमूव्ड बाय एलिवेटेड, मतलब उठे, फिर डिसेक्ट भी हुए। कई बार जब फॉल्ट होता है तो एक टुकड़ा अलग टूट के दूर हो जाता है, तो हमने उसे कहा डिसेक्टेड भी हुए कई बार। रिमूव, यानी कि अब जब थिकनेस बढ़ रही, डिपोजिशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इरोजन भी हो रहा होगा, तो इरोजन की वजह से रिमूव भी हुआ, डेनुडेशन भी हुआ वहां पर। और झेलम रिवर की वजह से प्रेजेंट पोजीशन हमें आज देखने को मिलती है। झेलम रिवर की वजह से काफी ज्यादा डेनुडेशन उस करेवास का देखने को मिला है। तो ये हमने देखा गॉर्ज कैसे बनता है। बारामूला गॉर्ज की वजह से जो कश्मीर वैली का लेक था वो पूरी तरीके से खाली हो गया, उसमें पानी कम हो गया, वहां पर सिर्फ डिपॉजिट्स बचे। अब अगर आप जियोलॉजिकल वे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग थ्रस्ट हुए। अलग अलग थ्रस्ट यानी कि एक बार ओशियन ओशियन कोलिजन हुआ, राइट, फिर उसके बाद ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ, उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग थ्रस्ट हुए, अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज टकराई। प्लेट बाउंड्रीज टकराने का समय भी अलग अलग था। तो प्रोटेरियोजोइक बेसमेंट, पैलियोजोइक और प्लीस्टोसीन, 3 तरह के टाइम थे, पीरियड्स थे, एजेस थे जिनमें ये फॉल्स हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पीर पंजाल रेंज है और ये हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज है, यानी ग्रेटर और लेजर हिमालयाज के बीच में ये जो बेसिन था, ये जो वैली था, यहाँ पर ये लेक धीरे धीरे ड्रेन हो गया, खाली हो गया, और ये जो प्लेन एरिया बचा इसे हमने कहा करेवा बेसिन या करेवास, जो कि आज के टाइम पे सिर्फ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड है वैली में, राइट। तो समझ में आया करेवास का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा करेवा फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस एज में हुआ, और जियोलॉजिकल फिनोमेनन किस तरीके से होते हैं, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो लेक था वो पहले उसमें काफी ज्यादा पानी था, फिर धीरे धीरे वो प्लेन्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, हाँ, ग्रेट हिमालयन रेंज और ये पीर पंजाल रेंज, इसके बीच में ये वैली थी,
राइट, जहां पर लेक बना हुआ था, पानी भरा हुआ था पहले, फिर धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होता गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ एक्चुअली में, इसका जो पानी है वो ड्रेन होता गया, दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया बारामूला गॉर्ज के थ्रू। तो यहाँ पर जब पानी खत्म होगा तो क्या होगा, जो लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स है वो नजर आने लगेंगे हमें। इस तरीके से डिपॉजिट्स ऊपर आ गए, पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया, और यहाँ पर हमें छोटे छोटे से इसके रेमिनेंट्स डल लेक के फॉर्म में, वुलर लेक के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जो बड़ा लेक था वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुका है, राइट। तो छोटे छोटे रेमिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जगह पर काफी फर्टाइल लैंड क्रिएट हो गया है करेवास की तरह, जहां पर काफी सारी चीजों का कल्टीवेशन होता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे सैफ्रॉन कल्टीवेशन होता है स्पेशली करेवास में, और सैफ्रॉन की खेती की वजह से ही करेवास फेमस है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना प्री में कि वाई करेवास आर फेमस, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ सैफ्रॉन होगा, ना ही आपका आलमंड्स होगा, ना ही एप्पल होगा, कुछ नहीं होगा। जबकि वहां पे बहुत सारे एप्पल के भी ऑर्किड्स हैं, काफी सारी चीजें, वॉलनट होता है, आलमंड होता है, लेकिन जो मेन चीज है करेवास में फेमस वो है सैफ्रॉन कल्टीवेशन। काफी ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं सैफ्रॉन के, जिसमें से ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है केसर। तो केसर निकाली जाती है, काफी अच्छी केसर, अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ पर एप्पल के ऑर्किड्स है, बादाम यानी कि आलमंड्स देखने को मिलेंगे, वॉलनट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो है वो टोटली इस पे डिपेंड होती है। बिकॉज वो ऐसा एरिया है हिमालयाज का जहाँ पे दूसरी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, ना तो इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, ना ही किसी तरह की सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग अपना इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, इन्हीं चीज़ों से, राइट। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी है। आई होप करेवास आपको पूरी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज में डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार सीधे सीधे 6 नंबर में क्वेश्चन आया है स्टेट एग्जाम्स में कि वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज के बीच में डिफरेंस बताइए, राइट। तो वेस्टर्न हिमालयाज इंडस और काली रिवर के बीच में है, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज शुरू होते हैं सिक्किम से, राइट, ईस्ट ऑफ सिंगालिया रेंजेस इन सिक्किम टू द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिमालयाज। यानी सिक्किम के बाद से अरुणाचल तक के जो हिमालयाज हैं वो पूरे ईस्टर्न हिमालयाज में आ जाते हैं, और सिक्किम के पहले यानी नेपाल हिमालयाज और हमारे यहाँ जो कश्मीर हिमालयाज हैं, कुमाऊं हिमालयाज हैं, वो सारे आपके वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट होते हैं, राइट। हाइट कहाँ पर ज़्यादा है, हाइट ऑब्वियसली आपकी जो आप वेस्टर्न हिमालयाज में देखेंगे तो कुछ पीक्स है जो कि वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत ऊंची ऊंची है, कुछ पीक्स है जो कि ईस्टर्न हिमालयाज में ऊंची ऊंची है, लेकिन ज़्यादातर जो हाइट है वो वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शनल पीसेस है जैसे कि पीक्स हैं जैसे कंचनजंगा, जो कि ईस्टर्न हिमालयाज में बहुत ज़्यादा हाइट पर है। ओके, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहाँ पर ज़्यादा होगी, ईस्टर्न साइड ज़्यादा होती है रेनफॉल, वेस्टर्न साइड कम होती है। कैसे याद रखेंगे आप, ईस्टर्न साइड आपने देखा मेघालय, देश में सबसे ज़्यादा अगर बारिश कहीं होती है तो वो मेघालय में होती है, चेरापूंजी में। वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश का जो सोर्स है वो है साउथ ईस्ट मानसून की वजह से। जबकि वेस्टर्न हिमालयाज में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से होता है, स्पेशली विंटर्स में, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। साइक्लोनिक कंडीशन जब बनती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उसकी वजह से वेस्टर्न हिमालयाज में बारिश के आसार होते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल लेस है, जैसा कि हमने देखा 1/4 टाइम, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज से 1/4 बारिश होती है वेस्टर्न हिमालयाज में, राइट। स्नो लाइन बहुत ही लोअर है वेस्टर्न हिमालयाज में, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में स्नो लाइन काफ़ी ऊपर होती है। स्नो लाइन होता क्या है, जैसे कि ये एक माउंटेन है, अगर यहाँ से हमें बर्फ देखने को मिल रही है तो ये हमारी स्नो लाइन है, इसके नीचे बर्फ नहीं है, इसके ऊपर बर्फ है। अब देखो ये वेस्टर्न हिमालयाज है और ये ईस्टर्न हिमालयाज है, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक। तो वेस्टर्न हिमालयाज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ऐसे क्रीसेंट शेप में। तो वेस्टर्न हिमालयाज ऑलरेडी हायर लैटिट्यूड्स में है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयाज जो कि लोअर लैटिट्यूड्स में है। तो अगर ये हायर लैटिट्यूड्स में है तो यहाँ पे क्या होगा, हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाएगा ऊंचाई पे जाने में, राइट। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है तो स्नो लाइन नीचे से ही यानी बहुत कम हाइट पर ही बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम है। जबकि ईस्टर्न हिमालयाज ये लोअर लैटिट्यूड्स में है, यानी इक्वेटर से नज़दीक आते जा रहे, ट्रॉपिकल एरिया है ये,
ट्रॉपिकल एरिया होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज, इसलिए स्नो लाइन थोड़ी ऊंचाई पर हमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज। समझ में आया आपको स्नो लाइन का कंसेप्ट, राइट? वेस्टर्न हिमालयाज में स्नो लाइन नीचे होती है और ईस्टर्न हिमालयाज में स्नो लाइन थोड़ी सी ऊपर होती है, ऊंचाई पे होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी अच्छा खासा फ्लोरिश होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्नो इन द सदर्न स्लोप्स, right? The dominant vegetation in the western Himalayas is coniferous forest और alpine vegetation। coniferous यानी कि इस तरीके से पेड़ होते हैं कोन शेप में, ताकि जब बर्फ गिरे तो वो इजीली स्लाइड करके नीचे आ जाए, राइट? नेचुरल वेजिटेशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि रेनफॉल यहाँ पर कितनी कम होती है, क्योंकि कोनीफेरस और एल्पाइन वेजिटेशन है, राइट? जबकि आप देखेंगे ईस्टर्न हिमालयाज में सदाबहार वन यानी सदाबहार फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे फॉसिल पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है और स्नो लाइन भी काफ़ी ऊंचाई पे है, यानी ज़्यादा बर्फ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी आसानी से फ्लोरिश कर सकती है। एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयाज का हायर है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हिमालयाज में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप चीज़ों को सिर्फ लर्न कर रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ज़्यादा आपको मेहनत लगने वाली है, राइट? तो आप एटलस को सामने रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिए, मैपिंग के थ्रू लोकेशंस को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको हिमालयस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे पूर्वांचल हिमालयाज के बारे में, right? Thank you so much guys. Stay connected with Ajnachal.